अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। जी हाँ, इन लाइनों से आपको फिर से मैंने जागृत किया है निदा फाजली साहब के लिए। और अब की बार मैं जो है निदा फाजली साहब की, अभी तक मैंने दीवारों से बीच जो है, दीवार के बीच जो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि उनकी स्टोरी क्या है। थोड़ी थोड़ी नज़्म सुनाई कुछ। इस बार मैं उनकी आपको मैं इसलिए बताना, आप सोचते होंगे मैं किसी शायर, लेखक या राइटर, कुछ भी साहित्यकार या कलाकार की स्टोरी क्यों बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि हम कैसे लिखें, हम क्या करें क्या नहीं। तो आपको ये भी तो जानना चाहिए कि एक बहुत प्रसिद्ध शायर का जीवन कैसा होता है, कैसा उसने बिताया, उसको लिखने के लिए क्या प्रेरणा होती है, कितने संघर्ष के बाद वो खड़ा होता है। लोग सोचते हैं अरे वो फिल्मों में लिखते हैं, उन बहुत पैसे वाले हैं, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, साहिर साहब, ये सब। तो ये सब किन दौर से गुजरे, तो हमें वो भी तो देखना होगा ना। तो चलिए हम देखते हैं। हमने कहाँ बात ख़त्म की थी, जब निदा फाजली साहब जो है ग्वालियर में थे, और ग्वालियर में हिंदू मुस्लिम एकता का एक पवित्र स्थल था, ख्वाजा साहब की दरगाह। कहा जाता है कि ग्वालियर की गद्दी सिंधिया को एक सूफ़ी मंसूर अली शाह की दुआओं की देन है। अच्छा, इसमें हमेशा निदा फाजली साहब ने अपने माता पिता को माँ या पिता करके संबोधित नहीं किया। अपने पिता को मुर्तज़ा हसन और अपनी माँ को उन्होंने जमील फ़ातिमा के नाम से एड्रेस किया है। ऐसा नहीं है, निदा फाजली साहब की माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी। रात के समय जब सबके काम ख़त्म हो जाते थे, उनके घर में एक मिलाद अकबर करके मिली जुली जो है हज़रत मोहम्मद की नज़्म, कविताओं की सारी औरतें इकट्ठे होती थी। छोटे छोटे बच्चे सब सो जाते थे, तो रात में, आधी रात में वो ख़त्म होती थी महफ़िल, जिसमें शेर व शायरी पढ़ी जाती थी। और फिर उसके बाद वो बच्चे उन लोगों को छोड़ने, लड़के जो छोटे छोटे होते थे, उनके घर जाते थे। और इस तरह से उनकी माँ भी काफ़ी जागरूक थी, और उन्हें लगता था कि निदा फाजली साहब और उनके भाई बहन जो है खूब पढ़ाई करें। अब स्कूल के रास्ते में निदा साहब को एक मंदिर मिलता है, जहाँ पर एक पुजारी था और शंकर जी का मंदिर था। उन्हें बहुत पसंद आता। वहाँ हर हर महादेव की जब गूंज होती है तो वो थोड़ा सा सहम भी जाते हैं, पर वो मंदिर का पुजारी उन्हें रोज़ एक फूल देता है। उन्हें ना जात पता थी एक दूसरे की, ना धर्म, ना कुछ भी नहीं। और उसके बाद एक दिन जब निदा साहब जब खूब बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं बिस्तर में, तो पुजारी जो है ढूंढ के उनका घर आता है और उनके कहता है ये फूल है, तुम्हारे इतने दिनों का हिसाब है। तो उनकी माँ सोचती फूल बेचने वाला है, तो कहते नहीं, मैं इसके लिए लाता था। तो उसकी माँ को लगता है वो उन पे से फूल उतार के वो कुएं में, जहाँ पर उनके मज़हब की चीज़ें डाली जाती थी, जैसे उतार के ताबीज़ वगैरह, तो वहाँ डालती हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि तब हिंदू मुस्लिम और सारे लोग सब एक साथ मिलके किस तरीके से रहते थे। अब बात दरअसल है कि कोई लफ्ज़ जो होता है अपने अंदर अच्छा या बुरा नहीं होता, इनको बोलने वाले ही इनको अच्छा या बुरा बना देते हैं, ऐसा निदा साहब का सोचना था। पार्टीशन हुए कई महीने गुजर चुके थे। देश के मुकाबलों में ग्वालियर उस समय भी काफ़ी पुरसुकून था। अखबारों की खबरों से थोड़ी सी दहशतें पैदा हो जाती थी। शाम को जैसे शहर में बड़ा जलसा हुआ, वहाँ पर जो है ग्वालियर श्री साहब जो हैं मुसलमानों के लीडर भी हैं, और राजा ने, लेकिन राजा साहब जो थे छोटी सी रियासत के एक राजा थे, उन्होंने घोषणा की मुसलमानों को अब यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उनके लिए हमने काट कर पाकिस्तान दे दिया। हमारे घर में किसी हिंदू को मुसलमान बनाना ऐसा अपराध है जो माफ़ नहीं किया जाएगा। एक दिन उनका दोस्त, जो सबसे अच्छा दोस्त था निदा साहब का, वीर कुमार, वो उनसे पूछता है अरे यार, ये पाकिस्तान कहाँ है? कल घर में भाभी भी तेरे पाकिस्तान की बात करी थी। निदा हैरत से पूछते मेरा पाकिस्तान? बोले हाँ, तेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मुसलमानों का होता है ना। निदा जवाब देता भाई मुझे क्या पता, मालूम तो मुझे भी नहीं है। वो कहता है पाकिस्तान का भूगोल भूल के स्कूल चले जाते हैं। मुर्तज़ा हसन के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, राम नारायण जी, डॉक्टर केलकर। और मुर्तज़ा हसन को क्या है, फिर सब कहते हैं कि अब यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। उनके दोस्त, हिंदू दोस्त भी कहते हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, अब खतरा बढ़ गया है। तो मुर्तज़ा हसन का ख़ानदान जो है एक हवेली में, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग भरे हुए थे, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत डरावना माहौल है। मुर्तज़ा हसन जो है सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के
भोपाल छुड़वा दिया। भोपाल में वो बैरागढ़ में जाकर, जहाँ पर सब मुसलमान पनाह लिए हुए थे, वहाँ वो लोग रहने लगे एक छोटे से घर में, छोटे से कमरे में। सबसे ज़्यादा उनकी माँ को अफसोस होता था कि इन लोग की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और मुर्तज़ा साहब जो है ग्वालियर में अपने दोस्त राम नारायण के यहाँ रहता थे। बस निदा साहब को अपने क्वार्टर के सामने भी एक पेड़ नज़र आता है, क्योंकि उन्हें पेड़ों से बड़ा प्यार था, तो उन्हें ग्वालियर का वो पेड़ याद आता है। तो उनकी माँ कहती भी थी कि अरे वो पेड़ यहाँ क्यों आने लगा, पेड़ों में हिंदू मुसलमान थोड़ी होते कि उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग पे इतनी थी कि उनकी काफ़ी शायरी जो है हिंदू मुस्लिम बंटवारे, भारत पाकिस्तान बंटवारे, इन सब चीज़ों पे लिखी हुई, और उनको काफ़ी दर्द था क्योंकि वो इस देश को बहुत प्यार करते थे। गांधी मर्डर प्लान ग्वालियर में तैयार होकर मुकम्मल हो चुका था। गांधी की हत्या रेडियो से प्रसारित हो रही थी। खबर में सूचना दी गई थी कि कातिल का नाम नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि मुसलमान सब डर रहे थे कि भगवान न करे वो मुसलमान ना निकले। और सही बात भी है। और जब घोषित किया जाता है कि वो नाथूराम गोडसे थे, तो लोग मुसलमान राहत की सांस लेते नहीं तो उनको लग रहा था कि युद्ध छिड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। फिर बगैर किसी जांच के जो है इधर उधर से फिर भोपाल में निदा साहब का एडमिशन हो जाता है। नई नई किताबें भी आ जाती है, पर निदा साहब का जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब उनको एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, अल्ताफ़। उसके साथ वो आवारगी में उतर जाते हैं। उनकी सोहबत में निदा पर पहली बार वह राज ने बेनकाब होने लगते हैं, जिनको जानने के लिए कुदरत ने खास उम्र की नाबंदी आयद की है। वक्त से पहले इन राजी की जानकारी ने उसे अचानक अपनी उम्र से बड़ा कर दिया। लड़कियां चलते फिरते खजाने बन गई, जिनमें सोना चांदी हीरे मोती और जाने क्या क्या भरे हुए हैं। और इन्हीं चक्रों में उनकी शाम होने लगी। अच्छा, चोरी करना भी निदा साहब की आदत में शामिल हो गया, क्योंकि मोहल्ले के लड़कों के साथ वो चोरी करके घूमने लगे। निदा के लिए यही काफ़ी है कि वह वक्त से पहले अनोखे राजों का हमराज है। रात के 2:30 बज रहे हैं। निदा अपने कुंडी खोलते हैं और चुपचाप उठ के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं? जाहिर सी बात है, ग्वालियर। दरगाह की जाली में बंदी नीले पीले डोरे उनकी आंखों के सामने हमेशा फैलते रहते हैं, क्योंकि इन डोरों में किसी न किसी का मन्नत का धागा है, जिसमें वो हमेशा सोचा करते थे कि इसमें मेरी माँ की मन्नत का धागा भी है। बैरागढ़ में रहती जमीला को ये बात का सुकून है कि अगर निदा जो है ग्वालियर चला गया अपने पिता मुर्तज़ा हसन के पास, तो उन्होंने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया है और वो पढ़ रहे हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने पिता को कि भाई वो काफ़ी रंगीन मिजाज थे। उनका जो है प्लास्टर चढ़ता है, वो 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं। वहाँ आए दिन रंगीन महफिल जमती है, उनकी माशूकाएँ आती हैं, और निदा ये सब देख रहा है। शाम को स्कूल के दोस्त वीर कुमार के साथ किसी शराब खाने में शराब पीने की मशक करना, और दिन भर साइकिल पर इधर उधर आवारगी करना। शराब के साथ जुआ, और जुए के साथ और भी बहुत कुछ तक रसाई हो चुकी है। तो इस तरह से निदा फाजली ने अब आवारगी में कदम रखा। निदा साहब को किसी भी तरह से पास कराया जाता है, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि वो परीक्षा भी दे पाएँ। और फिर उसके बाद पास होने के बाद उन्हें विक्टोरिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाया जाता है, जहाँ उन्हें साइंस दिलाया जाता है, जिसके वो काबिल नहीं थे। और साइंस में उनका दाखिला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है। फिर बाद में वो गोष्ठियों में जाने लगते हैं, तो वो साइंस छोड़ के आर्ट्स ले लेते हैं। और पहले अंग्रेज़ मलिका के नाम पर उस कॉलेज का नाम था, बाद में उसका कॉलेज का नाम झांसी की रानी के नाम पर रख दिया गया। बीए के पहले साल में उर्दू के बदले निदा साहब को हिंदी लेनी होती है। उनका खाली वक्त अब कॉलेज की लाइब्रेरी में गुजरता है, और मिस टंडन से उनको इश्क हो जाता है। वह अंग्रेज़ी की प्रोफेसर रहती हैं। और इसके बाद जो है 17-18 बरस की एक उनके चौकीदार की लड़की होती है, उसके इश्क में पड़ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलने लग जाते हैं। पर जब तक उनका इश्क परवान चढ़ता, तब तक लड़की के पिता जो है उसको कहीं और ले जाते हैं। तो इस तरह से आवारगी के साथ निदा की शेरो शायरी, गज़लें गोष्ठियों में जाना शुरू हो चुका था। अब वो अपने पिता के साथ भी बुलाए जाते थे। और उन्होंने एक बार एक बड़ी अच्छी कविताएं शुरू में उनकी कोशिशों जैसी लगती हैं कि साये को छूना साये को खोना है, सुंदरता का प्यार जन्म का रोना है। सरिता के उर्दू एडिशन के पहले अंक में उनकी नज़्म प्रकाशित होती है, उन सबको बहुत पसंद आती है। फिर ग्वालियर में दाग और नूह के अंदाज में जिस तरह की शायरी का रिवाज आम है, जिसकी कहन का कोई मुकाबला नहीं होता, उसमें निदा की नई कहन में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हिंदी साहित्यकारों में निदा का उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है, जिसमें विनोद शुक्ल, नरेश सक्सेना, ओम प्रभाकर, मुकुट बिहारी सरोज, ये सब हैं। निदा भी ओम शलभ, सोम ठाकुर आदि की तरह इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और उनके गीत भी धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग में प्रकाशित होने लग जाते हैं। खत
है कि बदलती रात या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां, शर्माते हुए आंगन, सिमटी हुई चौखट पर एक धूप की बिल्ली सी, नींबू की क्यारी में चांदी के कई कंगन। हिंदी की तरह उर्दू में भी नई शायरी की चहल पहल है। हर बात को अपनी तरह कहने की छटपटाहट है। कबीर के शब्दों में अनुभव गावे सो रागी है, हर रचना की कसौटी है। उर्दू में नई आवाज़ें मुखालिफ्तों की कठिनाइयों से जूझ रही हैं, जबकि हिंदी में उन्हें ऐतिहासिक हकीकत के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। मुर्तज़ा हसन का इश्क उनके बच्चों की उम्र के साथ बालिग हो जाता है। मुर्तज़ा हसन मुस्तफ़ा हसन उस घर के सबसे बड़े लड़के हैं और पाकिस्तान जाने के बाद उनके ख़यालों में अचानक से तब्दीली आती है। ये उनके घर की परिवार की बातें हैं और वह एमए पहले साल में हैं। पढ़ाई को अधूरा छोड़कर वह घर वालों के साथ एकदम देसी से परदेसी नहीं होना चाहते। रवानगी की तारीख हो जाती है, 3 बार उन लोग का वीज़ा कैंसिल होता है और माँ रुक जाती है, क्योंकि ये जब हवाई जहाज का टिकट चलने वाला होता है ये उसी समय गायब हो जाते हैं। फिर जब चौथी बार ऐसा होता है तो उनकी माँ और उनका परिवार चला जाता है, मुर्तज़ा हसन यहीं रह जाते हैं। फिर बाद में मुर्तज़ा हसन भी चले जाते हैं और उसके बाद सीपीएम की स्थानीय शाखा के सचिव मोतीलाल अपने ऑफिस के नीचे एक कमरा खाली करवा के उनके हवाले कर देते हैं और वो हमारे मामा जी थे, मोतीलाल शर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी। और उनके खाने पीने का भी इंतजाम हो जाता है, कोई खाना पीना ले आता है, कुछ ले आता है, लेकिन अब उन्हें जो है अपने खाने पीने की और कमाने की चिंता होने लग जाती है। और फीस भरने का आज आखिरी दिन है, अगर आज फीस नहीं भरी तो क्या होगा। उनका दोस्त वीर कुमार उन्हें आश्वासन देता है वो इंतज़ाम कर देगा, पर उसको किसी वजह से पुलिस पकड़ के ले जाती है, पर वो अपनी माशूका या अपनी बहन या किसी से भी वो पैसे उसको भिजवा देते हैं। मतलब पहले की यारियाँ बहुत ही अलग टाइप की होती थी। फाइन आर्ट्स कॉलेज में मकबूल फ़िदा हुसैन के सम्मान में एक फ़ंक्शन है। निदा को भी इसमें बुलाया जाता है। इस जलसे में हुसैन अपने तकरीर के बाद गुजराती लहजे में उर्दू के सस्ते शेर सुनाते हैं और निदा अपनी नई नज़में पढ़ते हैं। सुनने वालों में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। निदा की गज़लें जो है थोड़ी घरेलू किस्म की होती हैं, थोड़ा इश्क पे होती हैं, तो लड़कियां उन पे बहुत फिदा हो जाती हैं। आमदनी का उनका कोई ज़रिया नहीं होता है। कभी कोई किताब दिलवा देता है, कमरे का किराया बढ़ जाता है, रोटियां चांद की तरह इधर उधर घूमने लग जाती हैं। हिंदी के मशहूर शायर जो हैं शानी भोपाल से आते हैं, तो वो इनसे मुलाकात होती है, तो वो इन्हें मध्य प्रदेश संदेश के लिए एक लेख तैयार करने को कहते हैं नारायण प्रसाद मेहर पर। और वो लेख इतना प्रसिद्ध होता है कि उनको लेख के लिए पैसे मिलने लग जाते हैं और तुरंत चेक मिल जाता है, 40 रुपये का चेक उन्हें मिलता है। निदा फिर एक और फिर कुछ आते हैं, इस तरह से उनका एक खर्चा निकल आता है। निदा की जेब में सोने की एक छोटी सी चेन है जो इशरत ने, जो उनकी मतलब रिश्तेदार हुआ करती थी, जो बाद में उनकी मोहब्बत में पड़ गई थी, तो वो कई दिनों से उसको संभाल के रखे होते हैं क्योंकि वो उनकी होती है, तो बेचना नहीं चाहते। पर मजबूरन एक दिन अपनी जेब में छिपी ईमानदारी को सराफे जाकर नोटों में तब्दील करना पड़ता है और मकान का कई महीनों का चढ़ा हुआ किराया और दूसरे छोटे बड़े उधार अदा करके ईमानदारों में अपना नाम लिखाता है। यानी उन्होंने बेईमानी की। दिल्ली में निदा की खाला रहती हैं, तो निदा साहब वहाँ जाने का तय करते हैं। शुरू में तो उनकी काफ़ी खातिरदारी करती हैं, बाद में उन्हें मस्जिद में शिफ्ट कर देती है। मस्जिद के अपने नियम कानून होते हैं, जिसमें ये है कि सुबह उठना है, फिर ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, तो इस तरह से निदा परेशान हो जाते हैं। फिर सलाम मछली जो है उनका एक बहुत फेमस रेडियो प्रोड्यूसर हैं, वो उन्हें पनाह देते हैं। वो उनकी जान पहचान ग्वालियर के से उनसे होती है। वो उन्हें रेडियो पे पढ़ने के लिए प्रोग्राम दिलवाते हैं और उसमें उन्हें पढ़ने का एक चेक उनको 25 रुपये का मिलता है। इससे उनका एक ज़रिया बन जाता है और वो वहाँ पर आराम से रहने लग जाते हैं। बरसात भी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं दिल्ली का मौसम अलग ही तरीके का होता है, शिद्दतें ज़्यादा होती हैं, यानी गर्मी हुई तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड हुई तो ज़्यादा सर्दी, बरसात हुई तो बेहद बरसात। सुबह होती है, शाम होती है और दिन फिर शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है। वे खुद भी अपने बारे में संजीदा नहीं हैं। नक्शा उठा के, अब वो कहते हैं नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और वो मतलब भीड़ में खो भी जाना चाहते हैं, पर एक बेहतरीन गज़ल का मतलब आगाज़ होता है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी लाश का खुद मज़ार आदमी। ये नज़्म बाद में लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने गाई थी। बेहतरीन गज़ल है और बहुत सुंदर इसकी अदायगी है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा।
घर वाले पाकिस्तान में नए से पुराने हो गए हैं। बड़ा भाई डॉक्टर हो गया है, दूसरा भाई शिपिंग में बड़ी पोस्ट पर है। तस्लीम फाजली फिल्मों के मशहूर गीतकार हैं। 3 मंजिल की कोठी बन गई है। बाहरी गेट पर दूसरे भाइयों के साथ निदा का नाम भी संगमरमर पर खुदा हुआ है। भारत में भाषाओं, धर्मों और इंसानों को इलाकों में बांट दिया गया है। पाकिस्तान में मुसलमान कहीं शिया, सुन्नी और कादियानी बन गए हैं, कहीं सिंधी, पंजाबी, बंगाली ऐसे लोग बढ़ चुके हैं। कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन निदा वहीं ठहरा हुआ है। देखा गया हूँ मैं, कभी सोचा गया हूँ मैं, अपनी नज़र में आप तमाशा रहा हूँ मैं मौसमों के जाल में जकड़ा हुआ दरख्त, उगने के साथ साथ बिखरता रहा हूँ मैं। ऊपर के चेहरे मोहरे से धोखा ना खाइए, मेरी तलाश कीजिए, गुम हो गया हूँ मैं। पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, भारत में बेताब हैं, बेख्वाब हैं, मालूम नहीं क्यों कि इस कश्मकश का वो शिकार होते हैं। अब इसके बाद इसी दौरान जुबैर रिजवी जो हैं दिल्ली के एक मुशायरे में आमंत्रित करते हैं। मुशायरा रामलीला मैदान में। निदा वहाँ घरेलू किस्म की एक छोटी सी नज़्म पढ़ते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है। इतने में वो एक ट्रेन में जाते रहते हैं, अचानक उन्हें उनका दोस्त राम सरन मिल जाता है और उसके साथ वो हाल ही में वो पोस्ट ऑफिस में चपरासी लगा, उसके साथ अब वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। और राम सरन की वो काफ़ी मदद करते हैं, उसके जेब में पैसे ठूट देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। शहर ने गांव के आदमी को सफलता का रास्ता दिखा दिया है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। ये चित्रा जी ने गाई है। ये गज़ल बेहतरीन है, बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगी है। इतने में खबर आती है कि उनकी माँ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई और वो जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जा नहीं पाते हैं। स्टेशन पहुंचकर वे बम्बई का टिकट लेते हैं, लेकिन ग्वालियर का स्टेशन आते ही वो बिना वजह ग्वालियर उतर जाते हैं और उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। मुल्के खुदा में सारी ज़मीनें हैं एक सी, इस दौर के नसीब में हिजरत नहीं रही। भारत के अखबार ढाका के जन आंदोलन की हिमायत कर रहे हैं। दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। निदा कहते हैं इस तनाव को शहर में कई मुसलमानों की हिरासत ने और गहरा कर दिया है। पाकिस्तान से आने वाले खत पहले डाक खाने में पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद में पतों पर पहुंचते हैं। चलिए, पतों पर तो पहुंचते थे। शादी की खबर उस समय मिलती है जब पति पत्नी माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने लगते हैं और मौत की इतला आने वाले के कब्र से अंजर पंजर अलग करके जब रख दिए जाते हैं और दूसरा मुर्दा उसमें लिटा दिया जाता है, तब खत मिलता है। जमील फ़ातिमा ने मरने का यही समय क्यों चुना? जमील फ़ातिमा यानी उनकी माँ, उन्हें बहुत दुख होता है और वह अपने गुनाह को अपने साथ लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गई। और निदा लिखते हैं कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। उन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात वीर कुमार की वेश्या शीला से होती है। वीर कुमार जो है का गम मनाकर वो अब वापस से कोठे पे बैठ गई रहती हैं। उनके पैर में चांदी सोने के जेवर हैं। वह निदा के साथ होती है, पुरानी यादों से आंखें भिगो देती हैं। यादों के सहारे दोनों अक्सर शारीरिक दूरियों को भी तय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर वो ये पैसे देने की कोशिश करते हैं। निदा तो कहती है तुमसे पैसे इसलिए नहीं लूँगी, तुम दूसरे लोगों के पास जाओगे तो बीमारी लाओगे, तो तुम मेरे साथ ही रहो। पहले वे रंग थी, उसके लिए वो लिखते हैं कि पहले वह रंग थी, फिर रूप बनी, रूप से जिस्म में तब्दील हुई और फिर जिस्म से बिस्तर बनकर घर के कोने में लगी रहती है, जिसको कमरे में घुटा सन्नाटा वक्त बेवक्त उठा लेता है, खोल लेता है, बिछा लेता है। फिर धीरे से वो इशरत की सहेली विजया से मिलने उनके घर आते हैं और चेन तो वो बेच ही चुके रहते, तो उनके पास एक चांदी की अंगूठी रहती है, उसे रखकर वे बम्बई निकल जाते हैं। निदा का कहना है कि बम्बई आहिस्ता बेतकल्लुफ़ होती है और जब बेतकल्लुफ़ होती है तो वह अपने सारे बहरूप से भी आपका परिचय कर जाती है। लेकिन इतनी करम फरमाइयों के बाद भी किसी ने उनके साथ अजनबियों सा व्यवहार किया तो मुंबई नाराज़ होकर शिवसेना बन जाती है। मुंबई के कई चेहरे हैं, वे कहते हैं कि किसी एक चेहरे से उसकी पहचान मुमकिन नहीं है। निदा को मुंबई में चैम्बूर के एक सूने इलाके में बहुत छोटी सी जगह पर, जहाँ पर बगल में मजदूर काम करते हैं जिनको वो रोज़ देखते हैं, वहाँ पर जगह मिलती है। अहमदाबाद के एक मुशायरे में निदा की मुलाकात बद्री कांचवाला से होती है। वो निदा को हिंदी में रस नटराज से के सह संपादक के रूप में ले लेते हैं। पगार तय होती 250, जो हमेशा कई किश्तों में मिलती है। पूरा आदमी मुंबई की चमक दमक में हमेशा ख्वाबों के पीछे भागता है, पर वह कहीं जमकर बैठता नहीं। आज यहाँ कल वहाँ,
एक जगह काम सीखता है, दूसरी जगह पर उसे कैश करता है। निदा की गलती ये है कि पूरे हफ्ते का काम वह 2-3 घंटों में निपटा लेते हैं। बद्री कांच वाला को पगार की रकम इतने कम वक्त के लिए ज़्यादा महसूस होती है। वो सोचते हैं वक्त कम है, पर वो 1 हफ्ते की चीज़ 2 दिन में लिख देते हैं, 2 घंटे में लिख लेते हैं। एक बार रात के 2 बजे निदा को चैम्बूर से बुलवाकर एक गीतकार की तारीफ को बुराई में बदलवाया जाता है। जानते हैं वो गीतकार कौन थे? नीरज साहब। फुर्सतों की आवारगर्दियों ने निदा के शनासाइयों का दायरा ज़्यादा फैला दिया है। दूसरी जगह के मुकाबले मुंबई की रातें ज़्यादा वीरान और तन्हा होती हैं, लेकिन सरकारी कॉलोनी में पेइंग गेस्ट बनने के एक नियम होते हैं। सरकारी कॉलोनी वाले अपने कमरों को किराए से उठाते हैं, लेकिन वहाँ कभी भी सरकारी आदमी चेक करने आ जाते हैं, इसलिए आपको किराए से मकान तो दिया जाता है, पर दिन भर आपको उस कमरे से गायब रहना पड़ता है और रात में फिर आप आ सकते हैं। घर से ज़्यादा बाहर रहने की मजबूरियों ने निदा को नई नई महफिलों का पता भी बता दिया। हर शाम कहीं ना कहीं अपने शेरों या लतीफ़ों से वक्त बहलाते नज़र आते हैं। ऐसी महफिलें अदीबों शायरों की कम होती हैं। इस ग्रुप में एक 6 महीने के बच्चे की मां सोनाली भी है, जो BSc तक पढ़ी है, और उसका ये बच्चा उसके एक पंजाबी दोस्त की यादगार है जो पिछले साल पुलिस की गोली का शिकार बन चुका है। तो उसको सब लोग मिल के पालते हैं, उनके ग्रुप के सब लोग। रोज़ की तरह निदा 8 बजे उठकर अचानक से एक दिन सुबह की चाय के लिए होटल में जाता है। ऑर्डर देने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, पर इशारे से चाय मंगाता है। जैसे तैसे करके वो कमरे में आते हैं और कच्ची शराब, क्योंकि वो बहुत पीने लग गए थे सस्ते होने के चक्कर में, तो उनकी आवाज़ चली जाती है। किसी पढ़ने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले की अगर आवाज़ चली जाए तो कैसा होता। शहर अचानक जैसे उनके लिए चलते चलते थम जाता है और वह अपने आप को किसी दरगाह की आगे फ़कीरों की कतार में बैठा हुआ देखने लग जाते हैं। अचानक एक दिन उन्हें ठसका लगता है और उनकी आवाज़ वापस आ जाती है। आवाज़ को दोबारा पाकर वो रात इसका इतना इस्तेमाल करता है कि गले की रगें दुखने लग जाती हैं। वे शराब पीना छोड़ देते हैं, सिगरेट भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आवाज़ कितनी कीमती है। उनके आखिरी जुमले मुझे ख़त लिखना के जवाब ने के बाद में वह ख़त लिखता है। सोनाली उन्हें जब छोड़ के चली जाती है, छोड़ के नहीं जाती है, वो ग्वालियर शिफ्ट हो जाती है, तब उन्हें इस बात का एहसास होता है। निदा को वैसे तो मुंबई आए हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अब भी वह बस और लोकल ट्रेन की खिड़कियों से पेड़, इमली के पेड़ और नीम के पेड़ देखते हैं। उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति लफ्ज़ों का पुल जो है उसके अंतिम पन्ने में और मुलाकातें की गद्य आलोचना में कई जगह जाहिर है। मुलाकातें काफ़ी बदनाम किताब है, इसमें कई सीनियर साहित्यकारों पर लेख हैं, जिसने उनको निदा साहब ने बहुतों को नाराज़ कर दिया, पर निदा हमेशा सच बोलते थे। निदा साहिर से कई बार मिल चुके थे। जब वे बम्बई में नए नए आए थे तो फिल्मी दुनिया में उनके लिए लोग मरते थे। वो उनके साथ बैठ के उनकी महफ़िलों में जाने लगे। शाम की इन महफ़िलों में घर साहिर का, शराब साहिर की, शराब के बाद खाना साहिर का और इसके साथ बोलने का हक भी साहिर का होता था। फिल्मों में जानिसार की नाकामी और साहित्य की कामयाबी के अंतर ने उन्हें इस शर्तों का एहतराम सिखाया। साहिर को जानिसार उन जैसे ही दूसरे ज़रूरतमंदों ने मुसलसल बोलते रहने का मरीज बना दिया। हर शाम वही आलम, बार बार वही बातें। तखलिया के 26 एडिशन छप चुके थे साहिर साहब के, तो इस समय वो उसके नशे में थे और शराब के नशे में निदा को इस मुशायरे में देखकर साहिर बिदक जाते, क्योंकि निदा बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का लिख रहे थे और मशहूर हो रहे थे। साहिर के कहने पे ही महेंद्रनाथ निदा से मुशायरे में शेर ना सुनाने की दरख्वास्त करते हैं। ये साहिर ने कहा था कि आप शेर नहीं सुनाएंगे। तो मतलब इससे पता चलता है कि हम जानते हैं कि इसमें लिखने में उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भुगता है। और हम सोचते हैं कि जितना बड़ा शायर होगा वो उतना नम्र दिल का होगा। समय के प्रहार के सामने मनुष्य की बेबसी निदा के नशे की चौचाली को भी बुझा देती है। ना आए काम कोई चतुराई, समय से कौन बड़ा है भाई। पाकिस्तान में जमील फ़ातिमा के बाद निदा का छोटा भाई तस्लीम फ़ाजली भी जिस्म से याद बन जाता है। क्या खूब लिखते हैं। उन्होंने ये भी लिख सकते थे कि वो गुज़र जाता है। ये नाराज़गी जो होश में सामाजिक सीमाओं को लांघने से दूर रहती है, मदहोशी में अक्सर हाथापाई का शिकार बन जाती है। और निदा साहब भी बाकिर मेहंदी का कुर्ता फाटना, बाकिर मेहंदी के गुस्से का शिकार, निदा की ऐनक, बलराज मेहरा के मुंह पर महेंद्रनाथ का झन्नाटेदार थप्पड़, सुरेंद्र प्रकाश के क्रोध ने से मेज पर धमाके के साथ चकनाचूर होती बोतल। इनके शायरी की महफिल के ये कुछ किस्से हैं। मेरी गुर्बत को शराफत का भी नाम न दे, मेरी गुर्बत को शराफत का भी नाम न दे, वक्त बदला तो राय भी बदल जाएगी। निदा पर बाकर साहब की कुछ ज़्यादा ही मेहरबानियाँ होती हैं और निदा की माली परेशानी और मुंबई में उनकी बेघरी ने उनको बहुत
उनको मतलब हमदर्दी हो गई थी। वे अपनी शामों को अक्सर निदा के साथ ही काटते थे और दोनों जन नशों और सिगरेट के धुएं में डूबे रहते थे। एक शाम तो दोनों ने ये तय कर लिया, एक शाम वहाँ अचानक तय हो जाती है कि बाकर जहर को साथ साथ खाने की ज़िद करते हैं कि हम दोनों एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। और निदा कहता है कि नहीं, अपन लोग मरने से पहले 5-10 मिनट का अंतर रखेंगे ताकि पता चले कि एहसास क्या होता है। पर वो तैयार नहीं होते और आखिर इसके बाद दोनों जन बिना जहर खाए चल देते हैं। ये शराबियों में अक्सर होता है। राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की गरीबी जिस हिसाब से मुंबई में अमीरी की खोज में आ रही थी, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, और उसी रफ्तार से मुंबई की शक्ल बदलती जा रही थी। इलेक्शन की गहमा गहमी मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे थे और हिंदू जातियों और भाषाओं में विभाजित किया जा रहा था। हर चुनाव देश को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ने के बाद एकता के झूठे भाषणों से जोड़ने का प्रयास हो रहा था। ये निदा की देखी हुई दुनिया है, आप सुन रहे हैं जो। निदा कई ठिकाने बदलकर जब मुंबई की एक दूर दराज बस्ती गोविंडी में एक म्यूनिसिपल चाल में चले जाते हैं, वहाँ पर उनका एक कुत्ता मित्र बन जाता है। ढेर सारे कुत्ते रहते हैं लेकिन उनका मित्र बन जाता है और म्यूनिसिपल की गाड़ी जो है उस कुत्ते को उठा के ले जाती है। वो दुखी हो जाते हैं। इसी बीच पड़ोस में एक लड़की आती है अपने भाई के तीमारदारी के लिए, उनको उससे भी इश्क हो जाता है, उनको भी हो जाता है। बाकी का आगे उन्होंने वर्णन बहुत नहीं दिया पर उन्होंने कबूल किया। निदा को मकतबा में शाहिद अली खां की सिफारिश से एक और काम मिल जाता है। इस नए काम में उनकी आमदनी 51 रुपये हफ्ते का इजाफा हो जाता है। इसमें सिर्फ 1 घंटा खर्च होता है। निदा भी साहिर भोपाली और याहिया भाई जैसे उस्ताद शागिर्दी के रिश्ते पर आबे हयात के लेखक की तरह शक करने की गलती नहीं करता। इस गलती के इनाम में कई महीनों तक 91 रुपये तो उनको मिलते रहते हैं। जोश की एक कविता है, पेट बड़ा बदकार है बाबा, पेट बड़ा बदकार। विट्ठल भाई पटेल मध्य प्रदेश के बहुत बड़े रईस हैं। उनका बीड़ी की धंधा है, वो फिल्म वालों से बहुत जान पहचान है, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उन्हें फिल्मों में गाने लिखने का बहुत शौक़ है, इसलिए वो निदा को अपना दोस्त बना लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं जिसमें निदा और विट्ठल भाई पटेल की जोड़ी काम करती है। और ये करते करते बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, लोग आते हैं और बड़े सराहे जाते हैं। इस चक्कर में उन्हें 3 फिल्में भी मिलती हैं। उन फिल्मों के नाम हैं कुछ इस तरीके से, हरजाई, कन्हैया तथा शायद। हरजाई में, शायद में याद है, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊँगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊँगा। और शायद का ही एक गाना है, आपको याद होगा वो जो पिक्चर बनी थी जिसमें शराब के कारण बहुत लोग मारे गए थे इंदौर में। कच्ची शराब पीने का, जहरीली शराब थी। दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम, जिन गलियों में मौत छुपी थी उनमें जीने निकले हम। फिर हरजाई का भी गाना था, कभी आंसू है कभी लब पे शिकायत है, मगर है ज़िंदगी फिर भी मुझे तुझसे शिकायत है। फिल्मी पत्रिकाओं में ख़ास तौर से सराहे जाते थे इकबाल मसूद वगैरह सब। राज कपूर की बीवी ओ बीवी, कमाल अमरोही की रजिया सुल्तान, इस्लाम शरीफ की आहिस्ता आहिस्ता, कई फिल्मों में ऐसे गाने। कभी याद है आपको ये वाला आहिस्ता आहिस्ता का, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। राजेंद्र सिंह बेदी भी अपने निर्देशक बेटा जो उनका नरेंद्र बेदी है, कभी भी उनके लिए सफल अच्छे निर्देशक साबित नहीं हुए। जानिसार अख्तर खुद अच्छे शायर होते, जब एक अपनी इकलौती फिल्म बनाते हैं बहू बेगम, तो उनको मजबूर होना पड़ता है कि साहिर उनकी फिल्मों के गीत लिखते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे विट्ठल भाई पटेल के कहने पर वो एक फ्लैट बुक कराते हैं निदा साहब, और काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, इसी बीच में इनको काम मिलता है, इन्हें लगता है कि उसकी किश्तें देने के लिए मुझे पैसा और चाहिए, तो इन किश्तों की मजबूरी के लिए वो 1-2 ऐसी फिल्में ले लेते हैं जिसमें विट्ठल भाई रहने से इनकार करते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो जो भी करेंगे साथ मिल के करेंगे, और विट्ठल भाई पटेल उनसे नाराज़ हो जाते हैं। मीरो गालिब के शेरों ने किसका साथ निभाया है, सस्ते गीतों को लिख लिख कर हमने हार बनवाया। ये तो सही बात है, चाहे आप बड़े बड़े शायरों को ले लिए, कुछ भी ले लिए, जब संघर्ष का दिन आता है तो कुछ दिनों के लिए सब या तो घोस्ट राइटर हो जाते हैं, दूसरों के लिए लिखते हैं, नाम उनका नहीं आता, और इस तरीके से उनको पैसा कमाना होता है तो वो लोग छोटी मोटी चीज़ें, सस्ते गीत लिखने लग जाते हैं, लोग वाह वाह करते, पैसा भी मिल जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा शायरी या लेखन जो है खुद के लिए होता है, कई बार पेट के लिए भी तो होता है। पिछले कई वर्षों से इशरत निदा के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। इशरत जो है वो जो इनके रिश्तेदार थी और बहुत समय से उनको पसंद करती। निदा को बेरोजगारी के दिनों में किसी ने कहा था खाने को, उसने कहा था इशरत ने, जब ये उन पे फिदा थे, कि निदा को ये कहा था कि खाने को रोटी नहीं और चांद खरीदना चाहते हैं। अब उसी इशरत से उनकी शादी की जब बात चलती है, उनके माता पिता भी आ जाते हैं
और इशरत के माता पिता, इनकी तो माँ गुज़र चुकी होती है और पिता बहुत बूढ़े हो चुके होते पाकिस्तान में। तभी उनकी पहचान जो है मुंबई की एक बहुत बड़ी सिंगर मालती जोशी जी से होती है और उनके प्रेम में वो काफ़ी गहरा प्रेम हो जाता है उनमें। इशरत को ये पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और आखिर मजबूरी करके उनसे शादी कर लेते, पर बिना शादी के दूसरे ही दिन वो वापस ग्वालियर चली जाती हैं। निदा एक दो बार ग्वालियर भी आते हैं, लोग बाग उन्हें समझाते हैं कि तुम इस तरह से आवारागर्दी छोड़ दो, इशरत को अपने साथ रखो। वो उन्हें समझ में नहीं आता कि इशरत उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। शादी भी हो चुकी रहती है, सब इशरत के पक्ष में ही रहते हैं। निदा की गैर जिम्मेदारी पर सब व्यंग भी कसते हैं। निदा को कुछ बदला हुआ सा महसूस सा लगता है, वह मुंबई आने को तैयार ही नहीं होती। फिर उसके बाद एक दिन वो मुंबई आती हैं। यूँ तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, फूल खिलता है, महकता है, बिखर जाता है। तुमसे वैसे तो कोई नहीं शिकायत, लेकिन शाख हो सब्ज तो हसास फजा होती है। हर कली ज़ख्म की सूरत ही जुदा होती है। तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना फूल जब खिल के महक जाता है खुद ब खुद शाख से गिर जाता है। बड़ी बहन ने लिखा है कि पिताजी की उम्र हो गई है, वो भूलने लगे हैं, वो एक बार ग्वालियर आना चाहते हैं और आखिर में बड़ी बहन उनको ग्वालियर लेके आती हैं। निदा साहब भी वहीं हैं। पिताजी जो डॉक्टर केलकर डॉक्टर और राम सरन की मौत हो गई रहती है, उनके साथ बहुत दिन बिताते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर छोड़ के जाने का किसी का मन नहीं होता, पर उनका वीज़ा की अवधि ख़त्म हो जाती है तो पिता भी चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनके बहुत थोड़े दिन रह जाते हैं और वो गुज़र जाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिमा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वह तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आँखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों से सांस लेते हैं। मुर्तज़ा हसैन और जमील फ़ातिमा की कब्रों के बीच दो कब्रें बन गई हैं, उसमें तस्लीम फ़ाजली का नाम भी छुपा हुआ है। मुस्तफ़ा हसन पहले हर जुमेरात को पाबंदी से कब्रिस्तान जाते थे और निदा फ़ाजली साहब ने दीवारों के बीच के इसके बाद इसी ऑटोबायोग्राफी का दूसरा पार्ट भी लिखा है। पर अगर आप लोग को ये पसंद आता है और आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि मैंने एक शायर के बारे में बात कही और मतलब आपको, क्योंकि ये आप लोग सब उन्हें जानते हैं और आप अगर उत्सुक हैं कि मैं इसके बारे में और कहूँ और सुनाऊँ तो आप बताइएगा, तो मैं अगला भाग भी आपको सुनाना चाहूँगी। तब तक के लिए धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। शुक्रिया।